हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो हमारी सीरीज चल रही थी मेरे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि जो बेसिक्स के बारे में, हाई ब्रीडाइजेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था उसके बारे में समझाया। उसके मैंने आपको शॉर्टकट बताए। एडवांस लेवल पे जाके बताया कि क्वेश्चन कैसे आएगा। अब बात ये आती है कि वहाँ से मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए। पहले वो करते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। पहले वो थोड़े न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कि जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था उसको अप्लाई कैसे करना है और ज़्यादा। ठीक है, वैसे मैंने सिखाया था, लेकिन और कैसे अप्लाई करेंगे। जो क्वेश्चंस आते हैं सिग्मा बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड पे, कैलकुलेशंस पे, आपकी हाई ब्रीडाइजेशन पे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी वहाँ पे कंसेप्ट हैं वो हम सीखते हैं। ठीक है, जो चलिएगा मैं लास्ट थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ। इंपॉर्टेंट बात जो ये मैंने बताई थी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 sp। परसेंटेज एस करेक्टर की बात की थी मैंने कहा था कि इसमें जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है, परसेंटेज एस करेक्टर निकालना भी सिखाया था मैंने आपको। बिल्कुल फॉर्मूला सिंपल है जी। परसेंटेज एस कितना एस करेक्टर है जी, कितने ऑर्बिटल एस के पार्टिसिपेट किए। टोटल ऑर्बिटल कितने थे, 4 ऑर्बिटल थे। तो 4 में से कितने हैं, एक एस का है, 3 पी के हैं। तो आउट ऑफ टोटल 4, तो परसेंटेज करेक्टर हुआ 1/4, दैट इज 25%। 1/4 इंटू 100, दैट इज 25%। ऐसे ही बच्चे जो परसेंटेज पी करेक्टर होगा वो कितना होगा sp3 में, 75%। जो बच गया दैट इज 3/4। सिंपल सी बात है। ये sp3 के लिए हुआ। तो sp2 में क्या होगा, परसेंटेज एस करेक्टर कितना था जी, आपको याद होगा सबको। टोटल 3 है, 3 में से एक है एस, तो 1/3 इंटू 100, दैट इज 33.33%। और जो परसेंटेज पी करेक्टर है वो कितना आएगा, 66.66%। तो ऐसे ही हम एसपी में गए थे। एसपी में जो परसेंटेज एस करेक्टर था मेरे बच्चों, वो कितना था, आउट ऑफ दोनों टोटल कितने हैं, टोटल 2 हैं। 2 में से एक किसका है, एस का है, तो 1/2 इंटू 100, दैट इज 50%। और जो परसेंटेज पी करेक्टर रहेगा वो भी 50% ही रहेगा। तो आपको समझ आया होगा। अब यहाँ से कंसेप्ट और है मेरे बच्चों की, वो क्या आपको याद होगा कि जो एस ऑर्बिटल है, ये बात याद रखना, केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में 1s 2s 2p इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। वहां से हमें एक बात क्लियर कट होती है कि जो आपके एस ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल आर मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल्स। जो एस ऑर्बिटल है वो ज्यादा क्लोजर है न्यूक्लियस के एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल्स। अगर वो क्लोजर है तो क्या हुआ, क्लोजर है तो भी उनका साइज कम होगा। जो एस ऑर्बिटल है अगर वो क्लोजर टू न्यूक्लियस है तो उनका साइज कम होगा। तो इसका मतलब सीधा सा कंसेप्ट आता है, परसेंटेज एस करेक्टर जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतना साइज स्मॉल होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, एज एस ऑर्बिटल लाइज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल्स। अगर क्लोजर है तो ये क्या अप्लाई करता है, जो एस ऑर्बिटल है उनका साइज स्मॉलर होता है। ये अप्लाई करता है साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्मॉलर देन पी ऑर्बिटल्स। समझ में आया। तो अगर ऐसा है तो सिंपल सी बात तो चल रही है कि अगर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में देखना है, उनका साइज पता करना है, तो ग्रेटर द परसेंटेज एस करेक्टर, दिस इंप्लाइज दैट ग्रेटर द परसेंटेज एस करेक्टर स्मॉलर द साइज। सिंपल सी बात है, स्मॉलर
द साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब बताओ किसमें परसेंटेज एस्केलेटर ज्यादा है, दिख रहा है भाई? एसपी में सबसे ज्यादा हो रहा है, तो एसपी का साइज सबसे क्या होगा, कम होगा, स्मॉलर होगा। तो अगर ऑर्डर ऑफ साइज देखा जाए, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ साइज, तो सबसे किसका होगा, परसेंटेज का एस्केलेटर में ज्यादा है। एसपी का सबसे कम हो गया जी, फिर sp2, देन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। यहां से एक कंसेप्ट और आता है, फिर आप याद करो, अगर मैं कार्बन का केस लूं, कार्बन के केस में जो सॉरी sp3 है बच्चे, sp3 क्या होता है, सिंगल बॉन्ड को बताता है, सिंगल बॉन्ड है। अगर हम वैसे चेक करें, sp3 में क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन, यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब जो आपका बॉन्ड लेंथ है वो भी यहीं से पता चल जाती है। सो दिस इंप्लाइज जो ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें जी, sp3 में, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड है। फिर डबल बॉन्ड, सो सबसे जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम किसकी होगी, ट्रिपल बॉन्ड की। क्लियर होगी मेरे ख्याल से आपको? लॉजिक समझना है बच्चों, एक पूरा लॉजिक समझना, लॉजिक कैसे बने, ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं मारनी, बिल्कुल भी नहीं। याद रखना कंसेप्ट क्या था मेरा। या आपको वैसे भी पता होगा बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, सिंगल बॉन्ड की, देन डबल बॉन्ड की, देन ट्रिपल बॉन्ड की। मैंने आपको बताया है आती कहां से है। आगे चलते हैं, एक कंसेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बार बार आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगेगा। उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं आपको लगाकर दिखाऊंगा बार बार, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, फिर मैं उसकी एप्लीकेशन बताऊंगा कि उसको अप्लाई कैसे किया जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सुन लीजिएगा, मैं रफ कर देता हूं मेरे बच्चे, यहां से इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो परसेंटेज एस करेक्टर, ध्यान सुनिएगा, ग्रेटर दी परसेंटेज एस करेक्टर, जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, तो कहते हैं कि जिस भी एटम के बारे में आप बात कर रही हैं, जिस वो जो कोई भी एटम है जिसकी आपने हाई ब्रीडाइजेशन निकाली है, तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वह बोलता हूं, ग्रेटर दी परसेंटेज एस करेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दी एटम, मतलब जिसकी वो हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है जी, तो सुनिएगा जरा दोबारा से, तो कंसेप्ट याद रखिएगा, ग्रेटर दी परसेंटेज एस करेक्टर, ग्रेटर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चे, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा ई डॉट एन सी। ठीक है जी, ग्रेटर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दी हाइब्रिड एटम, जिसके बारे में आपने बात की, जिसकी हाई ब्रीडाइजेशन आपने निकाली है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगेन sp3 वगैरह, sp2 sp, ठीक है। अगर sp3 होगा, सबको पता है, एक sp होगा, sp2 और sp होगा। हमें सबको पता है परसेंटेज एस करेक्टर किस में ज्यादा होता है, sp में, फिर ऑर्डर आता है sp2 का, फिर सबसे कम sp3 में। तो ये कहा जाता है कि जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एटम होगा जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज एस करेक्टर सबसे ज्यादा इसमें है, sp में है। और हमें पता है sp कौन होता है, अगर कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करूं, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होती है जी, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। जो जो फोर्थ बॉन्ड है वो क्या बनेगा, वो सिंगल है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड तो है एक इसमें और बताया था, दो केस थे इसके, एक केस ये भी था कि डबल बॉन्ड दोनों तरफ बन जाए, चार के चार बॉन्ड में डबल बॉन्ड है। sp2 में क्या था, sp2 में एक डबल बॉन्ड था, एक सिंगल बॉन्ड था, इसमें चार के चार क्या थे, सिंगल बॉन्ड थे। इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज स्पेक्टर ज्यादा किसमें है,
जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। तो इसका मतलब अगर मैं कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये वाली कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर डबल बॉन्डेड कार्बन एंड सिंगल बॉन्डेड कार्बन। कहा गया इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन अ कोवलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। एग्जांपल देता हूं, केमिकल बॉन्डिंग में सुना होगा। मान लो हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ वो क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स की। इसके पास 6 अपने हैं, एक इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन और एक देगी क्लोरीन। इनके दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था ना पहले। जब बॉन्ड बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, शेयरिंग में आएंगे जी। कहा गया आगे शेयरिंग में। अब क्या है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींच लेगा। तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका मतलब ये क्या करता है, ये सेंटर में नहीं होता। मतलब जो हाइड्रोजन एटम है और क्लोरीन एटम है, ये जो आपके शेयरिंग में किए हैं इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं पड़े होंगे। ये ज्यादा होंगे किसकी तरफ होंगे, क्लोरीन की तरफ ज्यादा होंगे। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो किसकी तरफ ज्यादा है, क्लोरीन की तरफ। इसकी वजह से क्या होता है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब फिजिक्स में पढ़ते ही आप कि पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल। क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो मतलब ये डाइपोल बन गया, मतलब पोलर हो गया बॉन्ड। क्या हो गया, पोलर। समझ में आ गया ये मेरे ख्याल से। ऐसे क्या होता है कि जो आपकी ये कार्बन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्डेड, एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्डेड। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होती है ये नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छे से संभाल सकती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्डेड कार्बन एंड द सिंगल बॉन्डेड कार्बन। कहने का मतलब एप्लीकेशन में क्या है, अगर नेगेटिव चार्ज आए कार्बन, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, एप्लीकेशन जब वो आएगी, क्वेश्चंस आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, कार्बन पे अगर मान लो इन तीनों पे मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज कर दिया, मान लो नेगेटिव चार्ज हो गया, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ पे है, कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा जी, जो ज्यादा उसको अच्छे से संभाल पाएगी, अच्छे से उसको कंट्रोल कर पाएगी, तो वो कौन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। समझ आई होगी मेरे ख्याल से बच्चे। तो इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है किसके ऊपर, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर, जो sp है। समझ में आ गया। तो उसको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, बस मैंने आपको बताया है इसके बारे में, ठीक है। अब मेरे अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं आप, अपने शब्दों में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। मैंने आपको समझा दिया मेरे बच्चे होगा क्या, ठीक है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, परसेंट है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। दिस इज दी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है जी। इस तरफ इंक्रीज, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन sp। इसका मतलब भी समझा दिया, एप्लीकेशन भी समझाई है, याद रखना एप्लीकेशन जब क्वेश्चन आएंगे। तो सब पकड़ना क्या है कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे। क्यों है, क्योंकि इट इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। डन। तो चलो जी नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों, इसको नोट कर ले सबके सब। अब मैं थोड़ा बेसिक से क्वेश्चन लेकर आता हूं पहले। वो बेसिक क्वेश्चन क्या होंगे देखना जरा। बेसिक क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं एनसीईआरटी में देखे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O,
CH3। सिंपल क्वेश्चन, बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जो आपको आगे मॉलिक्यूल दिया है इसमें बताओ। तो इसका नाम वैसे आपको याद होना चाहिए, इसका नाम है, कॉमन नेम है इसका, आईयूपीएसी नेम नहीं बता रहा, आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे टाइम आने पे। कॉमन नाम याद है, इसका नाम है एसीटोन, इसका नाम होता है एसीटोन। ठीक है जी। तो मैंने बताया था कैसे काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड को। ये जो तीन हाइड्रोजन है ये कैसे लगे हैं सिंगल बॉन्ड, मैंने आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ये ऐसे लगे होंगे एच एच एच, ये तीन तीन भी ऐसे लगे होंगे एच एच एच। तो कितने सिग्मा हुए, तीन इस तरफ हो गए, तीन उस तरफ, तो 6 7 8। और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, तो कितने सिग्मा हो गए जी 9। समझ आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा। और पाई कितने हैं 1, क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 पाई एंड 1 सिग्मा होता है। ठीक है जी, याद रखेंगे। चलो जी आगे चलते हैं। आगे मुझे बताओ कि अगर मैं आपको कहूं कि इसमें बताओ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ऐसे आपको दे देगा। वैसे अभी ये क्वेश्चन मैं आपको देना ही चाहिए, क्योंकि मैंने आपको भी एक चीज नहीं सिखाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये उनमें से इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसमें सिर्फ हमें लाइंस दिखाई दी हैं, कोई एटम नहीं दिखाई दिया। तो इसको बनाते कैसे मुझे देखना, ये जो वर्टिसेस है हर एक वर्टिसेस एक कार्बन को डिनोट करती है। तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन 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 कार्बन, इनको जोड़ दो सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, हर एक कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। लेकिन हमें पता है कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं बनाती, वो मतलब बनाती मतलब टोटल 4 बॉन्ड बनाएंगे ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे बाकी जो बचे हुए, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगा दीजिएगा जी। तो ये समथिंग कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्वेश्चन वैसे ही आएगा कि नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बताओ, या क्या बॉन्ड पूछ रहा हूँ, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा, पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बात होगी। अब याद रखना, तो सिग्मा कितने आपके सामने है, हर एक कार्बन के पास कितने, यहाँ पे कितने हैं, तो 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो कितने टोटल कार्बन है 6 है। कितने हो गए 2 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, तो टोटल कितने हो गए 12 हो गए। 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 सिग्मा बॉन्ड है, 18 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, क्या पाई है, कोई पाई नहीं है जी, तो 0 पाई बॉन्ड। समझ में आ गई बात मेरी। याद रखना रिप्रेजेंटेशन कैसी है, मैं और भी सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। आगे चलते हैं। चलो जी, मान लो आपके पास ये है, ऐसा कुछ है, ये स्ट्रक्चर दिया है मैंने, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था। इसको पिरिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिरिडीन नाम है जिसका कंपाउंड का, ये कॉमन नेम है इसका। तो बताओ अगर मैं इसमें आपको कहूँ, ध्यान सुनना, मैं सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात नहीं करूंगा, वो आप निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, बॉन्ड कैसे पता करते हैं, सबको दिख रहा है इसमें कितने सिग्मा कितने पाई हैं। मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड नहीं है, इट इज पाई इलेक्ट्रॉन्स नॉट पाई बॉन्ड। तो कहा गया हमें पाई इलेक्ट्रॉन बताओ। देखो जो डबल बॉन्ड है हमें पता है, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड भी होते हैं और वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो ये आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये
यहाँ पे ये शेयरिंग में है, ये दिखा रहा हूँ, ये सब पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल कितने हुए? 6। लेकिन एक बात याद रखना, जो आपका ये लॉन पेयर है, ये वाला लॉन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर बैठा है, क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे? आपको याद होगा मैंने इसके बारे में बताया था, आपको एक फॉर्मूला दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, अगर याद होगा आपको। वो था किस चीज का? इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। याद करो, जिन्होंने नोट किया हुआ है उनको पता होगा, हाई नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात करो कि हमने ये बात पता करनी है कि जो ये आपके दो इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के ऊपर जो दो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, जिसका लोन पेयर है, क्या ये पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा? किसमें? रेजोनेंस में। मैं आपके साथ एक और एग्जांपल देता हूँ इसका। एग्जांपल ये है, आपको और क्लियर कट होगा। इसको बोलते हैं मेरे बच्चे पाइरोल। इसका नाम है पाइरोल। ध्यान सुनिएगा। अब मैं कहता हूं कि मुझे बताइए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? दोनों में बताने हैं। देखो यहाँ पे भी ये तो बस क्लियर कट है कि ये तो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, क्योंकि ये तो पाई बॉन्ड में है। जो इसके ये 6 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है तो पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना। तो मसला किस चीज का है? मसला चीज का ये है कि जो ये लोन पर बैठे हैं नाइट्रोजन के ऊपर, इनको पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है या नहीं करना? क्या कंसेप्ट है चीज का? ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे पायरोल में, ये क्या कर सकते हैं, ये कॉन्जुकेशन में है रिंग के साथ। कॉन्जुकेशन क्या होता है? मतलब इतना हम इसको रेजोनेंस ही बोल सकते हैं कि जब आपके अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं तो वहां पे इनकी मूवमेंट हो जाती है। कैसे हो सकती है? देखो, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे और ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आगे, तो ये पूरा घूम चुके हैं आपस में। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है पायरोल, वो किस में है? दे आर इन रेजोनेंस विद द रिंग, जो रिंग सिस्टम है। यहाँ पे नाइट्रोजन के जो यहाँ pyridine, in case of pyridine, the lone pair on the nitrogen are not in conjugation, or you can say are not in resonance with the ring system। वो रेजोनेंस में नहीं है। तो कहा गया कैसे नहीं है, पहले तो ये बताओ कैसे नहीं है वो, है ना। एक बात तो क्लियर कट है कि अगर ये रेजोनेंस में नहीं है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होंगे, याद रखना। ये सिर्फ लॉन पेयर पड़े ऐसे। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन pyridine में कितने होंगे भाई? 6 ही होंगे, क्योंकि ये दो हैं, इनको काउंट नहीं करेंगे जबकि रेजोनेंस में नहीं है। तो कंसेप्ट सिंपल है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन उन्हीं को काउंट करना है जो तो एक पाई बॉन्ड में है, वो होंगे ही होंगे। अगर लोन पे कहीं बैठा है तो उसको काउंट होगा या नहीं होगा? अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तब तो वो काउंट होगा लोन पे, अदरवाइज वो काउंट नहीं होगा। किसमें? पाई इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है। अब आप कहेंगे सर मुझे, आप कैसे बोल रहे हो कि ये लोन पेयर में वहां पे तो कर गए, यहाँ पे क्यों नहीं किए भाई? रीजन तो बता दो जरा। तो सुनो, इसका स्ट्रक्चर देखो जरा, ध्यान से स्ट्रक्चर देखना इसका एक बार। मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ऑर्बिटल्स में चलते हैं, सबने ऑर्बिटल देखे होंगे। यहाँ पे मैं नाइट्रोजन लगा देता हूँ, ठीक है। ये नाइट्रोजन आ गई, ये इसके लोन पेयर आ गई जी। अब होता ये कार्बन बैठी है, ये सब कार्बन है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। अब मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि जो डबल बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है। कैसे बनता है सबको पता है, जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं दे विल ओवरलैप, साइड वाइज ओवरलैप होता है। देखो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे, इसके इसके भी ऑर्बिटल ऐसे लगे होंगे, इसके ऑर्बिटल ऐसे लगे होंगे जी, इसके यहाँ पे लगे होंगे, ऐसे ही नाइट्रोजन में लगे होंगे ऑर्बिटल्स यहाँ पे। अब हुआ क्या, जब सिंगल बॉन्ड तो बन गए लेकिन पाई बॉन्ड बनने की बात आई तो जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठे थे किसमें? पी ऑर्बिटल्स में, इन्होंने साइड वाइज ओवरलैप कर लिया। नाइट्रोजन के भी साथ होते हैं जी बॉन्ड, तो नाइट्रोजन के साथ भी डबल बॉन्ड है, तो वहां पे भी क्या बनेगा आपका?
कॉन्जुगेशन हो रही है, देखो तो आपको ये समझ आया होगा कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो ये साइडवाइज ओवरलैप हुआ है, ये जस्ट अबव दी रिंग के ऊपर हुआ है, और ऐसे ही नीचे भी होगा भाई, यहाँ पे भी होगा, नीचे की तरफ भी होगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अबव एंड बिलो बनता है ना पाई बॉन्ड, आपका ओवरलैपिंग दोनों तरफ होगी, अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि अगर देखो ये जो लॉन पेयर बैठे ना, ये कहाँ बैठे हैं, दे आर इन द सेम प्लेन ऑफ द रिंग। ये रिंग की प्लेन में बैठे हैं, तो ये ओवरलैप नहीं कर सकता किनके साथ, इनके साथ नहीं कर, ये किसके साथ कर रहे हैं, ये वाला इसके साथ करेगा ना यहाँ पे, समझ आ रही है, तो इसके साथ नहीं हो पाएगा ये। तो ये लोन पे जो बैठा है नाइट्रोजन के ऊपर, इट इज अ पार्ट ऑफ द sp2 सिस्टम। ये भी याद ना, ये नाइट्रोजन का हम कल हमने क्या बताया था, ये sp2 है। तो sp2 सिस्टम है, तो ये कहाँ पे है, इट जस्ट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। प्लेन ऑफ द रिंग है, तो साइड वाइज ओवरलैप नहीं हो पाएगा विद द कार्बन p ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर यहाँ पे आपके रेजोनेंस में नहीं है, जबकि बाकी के हैं, देखो आपके सामने मैंने दिखाया। चलो जी, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं पाइरोल में, ये जो आपका लोन पेयर है ये रेजोनेंस में है। याद रखना बच्चे, रेजोनेंस जो है ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको आगे भी जाकर बहुत अच्छे से कवर करूंगा, आप टेंशन ना लें, आपको एक एक चीज़ सिखा दूंगा कि हाँ रेजोनेंस होती कैसे है, मैं स्ट्रक्चर खुद बनाकर दिखाऊंगा आपको। बस यहाँ पे ये पता करो कि ये नाइट्रोजन जो है लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में आते हैं, ठीक है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जेई एडवांस या जेई मेंस में ऑप्शन यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 8 हो सकता है भाई, 8 नहीं, दोनों में 6 6, ठीक है। याद रखना, इसको नोट कर लो मेरे बच्चे अच्छे से। चलो आगे चलते, एक क्वेश्चन और करते करते चलते हैं। क्वेश्चन ये है, मेरे पास ये सिस्टम है आपका, ऐसा है, मैंने पूछा है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताओ, इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं पूछ रहा मैं। देखो सिंपल सी बात है, ये तो जो डबल बॉन्ड है इनमें तो पाई इलेक्ट्रॉन पड़े 1 2 3 4 5 6, सही है। चेक ये कर रहे हैं जो ऑप्शन के ऊपर लोन पेयर है क्या ये रेफरेंस में है, तो देखा जाता है ये बिल्कुल रेजोनेंस में है। कैसे हैं आप, इसको यहाँ मूव करके देखो जरा, तो जो ये दो इलेक्ट्रॉन के आगे भागेंगे, और फिर क्या होगा, ये जब आगे भागेगा तो आगे एक और आ गया, मतलब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो कॉन्जुगेशन हो सकता है, ये आगे जाएगा, फिर आगे जा सकता है ऊपर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, दे पार्टिसिपेट इन दी, किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेजोनेंस में, तो इनको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाएगा लोन पेयर को। तो कितने हो गए जी, मेरे ख्याल से 10 हो गए, कितने हो गए 10, समझ में आ गई जी। इंपॉर्टेंट याद रखें ऐसे क्वेश्चंस को, आगे चलते हैं, इसको नोट कर लें मेरे बच्चे अच्छे से सब। यहाँ पे ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक में बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक, क्लासिफिकेशन टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो क्लासिफाई किया जाता है बच्चे, मेरे ख्याल से जहाँ पे आपके जो सिलेबस में है वो टू टाइप्स के होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका ऑन दी
पहला बेस पे किया जाता है, स्ट्रक्चर के बेस पे किया जाता है इनको क्लासीफाई, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ये क्लास बनाई जाती है अलग अलग से। पहला बेस किसके बेस पे इनको क्लासीफाई किया जाएगा? पहला किया जाएगा स्ट्रक्चर के बेस पे, सेकंड फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। अब समझते हैं दोनों को। तो पहला हमारा जो है ए, क्लासिफिकेशन। ध्यान सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे किया जाएगा। तो देखो जरा फिर, तो स्ट्रक्चर के बेस पे जब करते हैं मेरे बच्चे, तो ये दो टाइप में डिवाइड होते हैं। पहला कहा जाता है ओपन चेन या फिर असाइक्लिक। ध्यान दें, ओपन चेन या असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। क्या कहा मैंने? असाइक्लिक कंपाउंड या ओपन चेन, नाम से तो चल रहा है। ओपन चेन का मतलब कार्बन की ओपन चेन होगी जी, सीधी सी बात है, कार्बन ओपन चेन में रहेंगे। तो दूसरा ऑब्वियसली किसमें क्लोज चेन होगा, आपकी क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक बोल देते हैं इनको, साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन जो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनका एक और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिफेटिक, एलिफेटिक कंपाउंड्स। ध्यान रखिएगा, ये बहुत फेमस नाम है, एलिफेटिक कंपाउंड, भूलना नहीं है। एलिफेटिक का मतलब ओपन चेन है, रिंग सिस्टम नहीं है। रिंग सिस्टम साइक्लिक है, ठीक है, या क्लोज चेन साइक्लिक सिस्टम, रिंग सिस्टम ऐसे बोल सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। अब जो क्लोज चेन है बच्चे, वो फर्दर डिवाइड होती है, वो फर्दर डिवाइड हो सकती है आपकी, कहा गया किस में डिवाइड होगी जी? ये फर्दर टू टाइप्स डिवाइड हो सकता है क्लोज चेन। एक हो सकता है बच्चे होमोसाइक्लिक, दूसरा हो सकता है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है जी। तो हेट्रोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक, जो होमोसाइक्लिक है इसको हम बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड होमोसाइक्लिक हो। ये आपने सुना होगा होमो, हेट्रो का मतलब, होमो का मतलब सेम, तो होमो का मतलब सेम, क्या चीज सेम है जी? भाई कोई एटम और होगा ही नहीं, सिर्फ कार्बन की होगी। जो क्लोज चेन है उसमें सिर्फ कौन होगा? कार्बन ही होगा और कोई नहीं होने वाला। ठीक है। हेट्रो का मतलब हेट्रो एटम्स आ जाते हैं यहाँ पे। हेट्रो एटम जैसे सल्फर भी आ सकता है रिंग में, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। जैसे एग्जाम्पल अभी पायरोल दिया था मैंने, पायरोल वहां पे रिंग किसकी थी? सिर्फ और वहां पे कार्बन थे लेकिन साथ में नाइट्रोजन भी था। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल किसका था? हाइड्रोसाइक्लिक का था। चलो आगे चलते हैं। होमोसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन की ही रिंग होगी मेरे बच्चों। अब जो होमोसाइक्लिक होता है ये फर्दर डिवाइड किया जाता है, फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया जाएगा। कहा गया कौन कौन से में? एक होता है अरोमेटिक और दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। ध्यान सुनिएगा, क्या कहा मैंने? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड अरोमेटिक कंपाउंड्स। ये जो अरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, कहा गया ये क्या होते हैं जी? अरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं बच्चे जो एक स्पेशल टाइप की जो प्रॉपर्टी है उसको एग्जिबिट करते हैं, और उस प्रॉपर्टी का नाम है अरोमेटिसिटी। समझ आ गई? ठीक है जी। वो स्पेशल प्रॉपर्टी जो एग्जिबिट करते हैं उनको अरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। एलिसाइक्लिक नाम देखो थोड़ा सा, ये एलिसाइक्लिक है, ये है असाइक्लिक। थोड़ा सा मैच कर रहे होंगे ये आपको, है ना? पर लेकिन ये क्लोज चेन है। ये क्या है? क्लोज चेन। किसकी? सिर्फ कार्बन की। किसकी? सिर्फ कार्बन की। ठीक है। अरोमेटिक में क्या होता है बच्चे? अरोमेटिक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। मैंने कहा कौन सी? अरोमेटिसिटी। अरोमेटिक कंपाउंड फर्दर टू टाइप्स के होते हैं बच्चे, बेंजीनोइड्स एंड नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। तो बेंजीनोइड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग हो,
और नॉन बेंजीन वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती। वो साइक्लिक होंगे लेकिन बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन बेंजीनोइड क्या होते हैं? आपके वो कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होगी। लेकिन यहाँ जो बेंजीनोइड हैं और जो नॉन बेंजीनोइड, ये दोनों के दो अरोमेटिक होंगे। दे विल एग्जिबिट अ प्रॉपर्टी अरोमेटिसिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अरोमेटिसिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर जेई मेंस में, नीट में तो आते ही होंगे। नीट में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, है ना। जेई मेंस में तो नीट में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, जे एडवांस में पूछा जाए, गए हैं बहुत बार, एक बार नहीं है। देखो जेई मेंस में तो जे एडवांस में तो आएंगे। जे एडवांस में मल्टी कंसेप्ट चलते हैं। आप वहाँ जब जे एडवांस देने जा रहे हैं तो आप कोई कंसेप्ट लूज नहीं रख सकते अपना, ये बात याद रखना। अगर कोई कंसेप्ट लूज रहा आपका, मतलब मान लो फिजिकल केमिस्ट्री है तो फिजिकल केमिस्ट्री के आपको अच्छे से चैप्टर आने चाहिए। अगर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक आनी चाहिए अच्छे से आपको बेसिक्स तो एकदम से क्लियर होने चाहिए, ताकि ठीक है, ताकि आप उनको जोड़ सको मल्टी कंसेप्ट को जब एडवांस का क्वेश्चन आए। तो चलो जी आगे चलते हैं। इनको अब मैंने आपको सिखा दिया कि आपकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है, इसको नोट कर ले मेरे बच्चे। फिर मैं आपको आगे चलता हूँ, इनको अलग अलग से पढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आएंगे आपको, नोट कर लीजिएगा। चलो जी, तो पहले कौन आएगा? पहली क्लासिफिकेशन क्या थी जी? असाइक्लिक। असाइक्लिक कंपाउंड इनको कहा गया था ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स। और एक फेमस नाम भी था इनका एलिफेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक। ओपन चेन या ओपन चेन, सिंपल सी बात पता चल रही है। इनमें क्या होता है? कार्बन की ओपन चेन्स होती हैं जी, ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन में लगा होता है सबके सब कार्बन। तो लिखेंगे सिंपल शब्दों में, कंटेन कंटेन ओपन चेन्स ऑफ हाँ ऑफ कार्बन एटम्स, ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स, इन देयर मॉलिक्यूल्स। उनको कहा जाता है एलोसाइक्लिक, एलिफेटिक या ओपन चेन। आगे चलते हैं। एक बात याद रखना मुझे, मैंने आपको कहा है ओपन चेन है। ओपन चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है, और ब्रांच भी हो सकती है। मतलब ये नहीं कि ब्रांचिंग होगी तो जी वो आपका ओपन चेन नहीं। ओपन चेन तो है ही है, ब्रांचिंग हो सकती है, क्या दिक्कत है? स्ट्रेट चेन भी हो सकती है या ब्रांचिंग भी हो सकती है वहां पे। ठीक है, तो याद रखेंगे। कार्बन चेन यहाँ पे जिसके बारे में बात किया, कार्बन चेन में भी इधर स्ट्रेट चेन या कॉन्टिन्यूस कह सकते हैं कई बार, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन भी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल लो, कार्बन लगी है जी ऐसे सीधा एक चेन में लगी है ये आपका एक क्या हो गया? एग्जांपल हो गया किसका? ओपन चेन का। ब्रांचिंग भी हो सकती है, ब्रांचिंग कर लो जी, क्या दिक्कत है अभी? यहाँ पे कार्बन लगा दी तो ब्रांचिंग ऐसे हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ब्रांचिंग भी हो सकती है आपकी, याद रखेंगे। ठीक है, और अगर आपको एग्जांपल देख रहे हैं इसके ऊपर, आपका अच्छा से अच्छा एग्जांपल, कोई तीन कार्बन ले लो, CH3, CH2, CH3। सबको 10th में तो पता होगा तीन कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो ये प्रोपेन है, प्रोपेन। ठीक है, ओपन चेन है। अगर कहा जाए डबल बॉन्ड आ जाए तब भी है भाई, ओपन चेन तो ओपन चेन रहेगी, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। अगर सी एच डबल बॉन्ड ये CH2 भी हो गया तो अभी भी ये क्या है? ये अभी भी ओपन चेन है, अभी भी ये एलिफेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अभी भी ये असाइक्लिक है, याद रखिए। इसका क्या नाम होगा? प्रोपीन, प्रोपीन। ठीक है जी, तो अब समझ में आ रहा होगा।
असाइक्लिक। और दे देता हूँ, कई बच्चों को डाउट रहती है कि सर जैसे कि मान लो ये हो गया CH3 CH2 NH2। भाई ये भी, अब नाइट्रोजन आप बोलते हैं सर नाइट्रोजन बीच में आ गया। भाई कार्बन की तो क्या है, कार्बन तो एक चेन में लगे हैं ना। ये अगर एटम कोई आ भी गया दूसरा तो उसका फर्क नहीं पड़ रहा, वो अभी भी एलिफेटिक है। ये बात अब मान लो कि ऐसा हो गया CH3 CH CH2 CH3, लेट से यहाँ पे कार्बन 3, यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं। तो कहा गया सर ये कौन सा कंपाउंड है, क्या एलिफेटिक है? हाँ भी एलिफेटिक है, ये ओपन चेन है अभी भी। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, ये बात याद रखेंगे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सबसे साइक्लिक और क्लोज चेन, ये क्लियर होगा मेरे ख्याल से आपको। इसको नोट कर लें, असाइक्लिक या ओपन चेन किसको बोलते हैं। चलो जी, मैं सेकंड लिख रहा हूं, साइक्लिक। सेकंड है साइक्लिक और क्लोज चेन, और क्लोज चेन कंपाउंड। आपको याद होगा इसमें क्या कहा था मैंने, कार्बन इस तरीके से लगे होंगे, इस तरीके से ज्वाइन की होंगी, कंबाइन होंगी, बॉन्ड इस तरीके से बने होंगे ताकि वो क्या बनाए, एक रिंग सिस्टम बना ले, है ना। उसको बोलते हैं साइक्लिक या क्लोज चेन। याद रखेंगे, कार्बन एटम्स आर जॉइंट या कंबाइन होते हैं, जॉइंट बोल देंगे तो ज़्यादा बेटर है, आर जॉइंट इन सच अ मैनर, इन सच अ मैनर that they form a ring structure, ring या rings structure। ध्यान रखिएगा, एक रिंग स्ट्रक्चर बनाती है, एक रिंग की तरह क्लोज हो जाती है, तो उसको कहा जाता है साइक्लिक या क्लोज चेन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब मैंने बताया था आपको कि जो साइक्लिक या क्लोज चेन है बच्चे, कंपाउंड होते हैं, ये फर्दर टू टाइप्स के हैं। दे आर फर्दर और टू टाइप्स, कौन कौन से जी? फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, इंटू टू टाइप्स, दो टाइप्स में है। कहा गया सर कौन कौन से थे, याद करो कौन कौन से थे भाई, याद है? होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, याद है? चलो जी लिखो फिर। ए पार्ट होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, एंड बी हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि जो होमोसाइक्लिक होते हैं, होमोसाइक्लिक का क्या मतलब, होमो का मतलब सेम, क्या सेम? सिर्फ कार्बन एटम की ही रिंग होगी और रिंग में कोई प्रेजेंट नहीं होगा जी, रिंग में सिर्फ कार्बन होनी चाहिए। ठीक है, होमोसाइक्लिक। तो देखेंगे जरा, इसको आगे बढ़ते हैं। कंटेन, मैं होमोसाइक्लिक की बात कर रहा हूँ जी, याद रखिए मैं होमोसाइक्लिक की बात कर रहा हूँ। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले बात होमोसाइक्लिक की करेंगे। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन्स कंटेन्स रिंग और रिंग्स ऑफ कार्बन एटम, ऑफ कार्बन एटम ओनली, याद है ना, ऑफ कार्बन एटम ओनली। बिल्कुल समझ रहे हैं, कार्बन एटम ओनली, सिर्फ कार्बन एटम की रिंग होगी जी, और किसी की नहीं हो सकती। तो अब जो कार्बन एटम की रिंग होती है, जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर हमने, मेरे ख्याल से आपको याद होगा, होमोसाइक्लिक को भी फर्दर हमने क्या किया था, फर्दर डिवाइड किया था। किस किस में डिवाइड किया था, याद है? एलिसाइक्लिक एंड अरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एंड अरोमेटिक। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आगे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम पड़ गई बच्चे। मैंने कहा था कि जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, दे आर फर्दर टू टाइप्स के हैं। कौन कौन से टाइप्स के हैं जी? फर्दर डिवाइडेड into two types,
किसकी बात कर रहा हूं? इनटू टू टाइप्स। मैं बात कर रहा हूं होमोसाइक्लिक की। कौन कौन से टाइप थे जी? पहली टाइप थी इसकी एलिसाइक्लिक, और सेकंड क्या थी? अरोमेटिक। तो यहीं पे पढ़ लेते हैं, अरोमेटिक कंपाउंड्स। तो चलो, एलिसाइक्लिक कौन से थे जी? एलिसाइक्लिक ऑब्वियसली है, ये होमोसाइक्लिक है, तो ऑब्वियसली कंटेनिंग तो रिंग, रिंग किसकी होगी? सिर्फ कार्बन आइटम्स की। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अब देखो मानो कि कार्बन आइटम्स में जो रिंग हो सकती है, अगर रिंग सिस्टम बनाना है आपने, तो मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? 3 कार्बन चाहिए, 2 की कभी रिंग नहीं बन सकती। तो इसका मतलब जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ये दे कंटेन रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन आइटम्स। तो क्या करेंगे? कंटेन रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल दीजिए जी, लो जी एग्जाम्पल ले लो। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2, ऐसे हो सकता है। इसको रिप्रेजेंट करेगा तरीका और भी है, मैंने आपको बताया था कौन सी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, वो सिंपल ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, ट्रायंगल की तरह। ठीक है, तो ये और ये एक ही बात है। नाम क्या है? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो, ये साइक्लो वर्ड यूज होता है जिनके लिए, जब नॉमेनक्लेचर करेंगे बताऊंगा। साइक्लोप्रोपेन। ये 3 की रिंग थी, 4 की भी बन सकती है। 4 की कैसे? स्क्वायर में ऐसे बन जाएगी। ये क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, 5 की भी बना सकते हो आप। ये होगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो जितनी बनानी है 6 तक जा सकते हैं आप। ठीक है जी, 7 की बना लो, आपके ऊपर है। तो मैंने आपको इसका बेसिक समझा दिया कि एलिसाइक्लिक में कंटेन करेगा रिंग ऑफ 3 और मोर देन कार्बन एटम, लेकिन होंगी कार्बन की, किसी और की नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो लिख लें इसको एक बार। साइक्लोहेक्सेन भी लिख लें, कहीं आपको डाउट ना रह जाए। ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, ये 6 मेंबर रिंग है। आगे चलते हैं मेरे बच्चों, इसको नोट कर लो। फिर चलते हैं अरोमेटिक कंपाउंड्स पे। इसकी जो सेकंड टाइप है होमोसाइक्लिक की, वो कौन है? अरोमेटिक। अरोमेटिक कंपाउंड कौन थे? याद करो, अरोमेटिक कंपाउंड वो थे जो एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, कॉल्ड अरोमेटिसिटी। ठीक है, अरोमेटिक कंपाउंड्स। अरोमेटिक कंपाउंड्स। अरोमेटिक कंपाउंड कौन थे जी? मैंने आपको एक बात और बताई थी, चलो इसको पहले यही लिख लेते हैं। कंपाउंड्स विच शोज स्पेशल, या एग्जिबिट लिखो, एग्जिबिट ज्यादा इंपॉर्टेंट, विच एग्जिबिट स्पेशल स्पेशल प्रॉपर्टी कॉल्ड अरोमेटिसिटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है स्पेशल प्रॉपर्टी। ये होती क्या है, इसको टाइम आने में पड़ेगा, अभी नहीं। ठीक है, याद रखना। अब जो अरोमेटिक कंपाउंड्स थे, ये फर्दर 2 टाइप के थे जी। कैसे? बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। याद होगा, मैं बताया था 2 टाइप्स के होते हैं जी। जो अरोमेटिक कंपाउंड्स, अरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है जी, पहला कौन था? याद करो, कौन था जी? बेंजीनोइड। कौन था? बेंजीनोइड। इसको हम कैसे अब लिखते हैं? लेट्स इसको रिप्रेजेंट कर दो यार ऐसे, रोमन न्यूमेरल्स में। ठीक है, कौन था? बेंजीनोइड। बेंजीनोइड कंपाउंड क्या थे? मैंने बताया था
वो कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग हो। ठीक है, तो लिखो इसको, साइक्लिक सिस्टम which contain at least one benzene ring, वन बेंजीन रिंग होगी एटलीस्ट, एक तो दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, तो उनको बोलते हैं बेंजीनोइड। और याद रखना ये अरोमेसिटी शो करेंगे, दोनों करेंगे, बेंजीनोइड्स भी और नॉन बेंजीनोइड भी। अब एक एटलीस्ट बेंजीन रिंग क्या होती है, आपको कभी बेंजीन रिंग के बारे में बताया तो है वैसे। बेंजीन रिंग क्या होती है, बेंजीन रिंग सबने देखी होगी। बेंजीन रिंग में ये होते हैं जी, कार्बन अटैच तो 6 मेंबर रिंग होती है ये, कार्बन आर अटैच्ड इन अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड में। ठीक है जी, मान लो डबल बॉन्ड तो सिंगल फिर डबल सिंगल फिर डबल सिंगल, ऐसे चाहिए, साइक्लिक सिस्टम बन गया। और यहाँ पे इनके साथ हाइड्रोजन लगा होता है एक, हर एक के पास एक हाइड्रोजन होता है, ये बेंजीन रिंग कहलाती है। ठीक है, याद रखना मेरे बच्चों उसको लिख सकते हो, बेंजीन रिंग क्या है, 6 मेंबर्ड कार्बोसाइक्लिक रिंग having alternate सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बोसाइक्लिक का मतलब कार्बन रिंग होती है जी, कार्बन होते हैं इसमें। चलो जी आगे चलते हैं। इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये होगा जिसका, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये होगा मेरे बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे, नोट कर लीजिए मेरे बच्चों। और कहा गया और कोई बता दो जिसके एग्जांपल, तो और सुन लो। जो आपके बेंजीनोइड कंपाउंड से कहा गया, इसके और एग्जांपल दे सकते हो, कहा गया बिल्कुल दे सकते हैं। तो एग्जांपल और क्या है, बेंजीन तो खुद ही है, ये भी हो सकता है। इसको बोलते हैं मेरे बच्चे नेप्थलीन। क्या बोलते हैं इसको, नेप्थलीन, नेप्थलीन। ठीक है जी, एक और से ये फ्यूज्ड है एक दूसरे में, याद रखें यहाँ पे जो एक बेंजीन रिंग है दूसरे में फ्यूज्ड है। ठीक है, फ्यूजन है दोनों में। अगर तीन की भी हो सकती है, ये तीन रिंग भी फ्यूज हो सकती है आपस में। इसको कहा जाता है एंथ्रासीन। नाम भी याद रखेंगे, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इनमें से आपका अरोमेटिक कौन सा। अरोमेटिक तो चलो अलग बात है, अरोमेटिक में मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, वैसे ही सब वो उन कंडीशन फॉलो करती हैं, ये सब के सब एग्जांपल्स। ठीक है, नेपथलीन किसका एग्जांपल है, आपके बेंजेनोइड का, और ये साथ में अरोमेटिक भी है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। बेंजोइक एसिड ले लो। बेंजोइक एसिड क्या होता है, एटलीस्ट बेंजीन रिंग होगी लेकिन यहाँ पे COH लगा होता है, जो एक हाइड्रोजन है उसको हटा के क्या लगा दिया, COOH। ठीक है, ये बेंजोइक एसिड है आपका, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बेंजोइक एसिड। ठीक है, भूलना नहीं है आपने, बेंजोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या होगा। एक और अगर मैं लूँ, जैसे ये लो, डाइफिनाइल लेते हैं, डाइफिनाइल भी एग्जाम्पल हो सकता है इसका, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, इसको बोलते हैं डाइफिनाइल। ये भी एग्जाम्पल है किसका, बेंजीनोइड कंपाउंड्स का। ठीक है, गुड, चलो जी आगे चलते हैं। अब कौन आगे, नॉन बेंजीनोइड्स। कौन आएंगे, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स।
तो सुनना इनके बारे में, बेंजेनोइड कंपाउंड्स। तो बेंजेनोइड क्या होंगे? बेंजेनोइड वो थे जिनमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग थी। तो नॉन बेंजीनोइड क्या होंगे? नाम है नॉन बेंजीनोइड, मतलब उनमें बेंजीन रिंग नहीं होगी, लेकिन दे विल एग्जिबिट प्रॉपर्टी कॉल्ड अरोमेटिसिटी, वो प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे। नॉन बेंजीनोइड, ये सेकंड था जिसका। ठीक है, इसको लिख लो एक बार। कंपाउंड्स which shows या exhibit aromaticity but do not contain any benzene ring, उनमें बेंजीन रिंग नहीं होगी। डू नॉट कंटेन, बेंजीन रिंग नहीं होगी, लेकिन अरोमेटिसिटी प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो सुनना जरा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके। पहला है ट्रोपोन। ट्रोपोन को बनाते कैसे हैं देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, कितने मेंबर रिंग है? 1 2 3 4 5 6 7। जो ट्रोपोन होती है ये 7 मेंबर रिंग है, लेकिन इसमें एक बात और, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे आपके अरोमेटिक होने के लिए ये डबल बॉन्ड ऐसे लगे होते हैं। ठीक है जी, याद रखेगा इस बात को। इसका नाम है ट्रोपोन, ये आपको बनाना भी आना चाहिए, ट्रोपोन। और एक और होता है ट्रोपोलोन, उसमें क्या होता है देखेगा जरा, वो भी एक 7 मेंबर रिंग होगी, अगेन 7 मेंबर रिंग। सेम यही चीज होता है जैसे आपकी ट्रोपोन है वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे OH आ जाता है, इट इज कॉल्ड ट्रोपोलोन। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर एक नाम और बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा गया है, वो है एजुलिन। इसको रफ कर रहा हूँ जी। एक और इसका एग्जाम्पल है एजुलिन, वो भी 6 मेंबर रिंग है पहले तो, सॉरी 7 मेंबर रिंग बनेगी पहले ऐसे लाइक दिस, वो 7 मेंबर रिंग बन गई। ओके, लाइक दिस देखो, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी एक 5 मेंबर रिंग लग जाती है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग लाइक दिस, वो ऐसे लग जाए 5 मेंबर रिंग। यहाँ ये एजुलिन है बच्चे, इसको आप याद रखेंगे, एजुलिन नाम भी याद रखें, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जांपल्स ऑफ नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स, याद रखेंगे तीनों के तीन। ठीक है जी, आगे चलते हैं, इनको नोट कर लें मेरे बच्चों। देखो आगे क्या होगा, हमने एक कंपाउंड जो सबसे पहले कहा था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मैंने कहा था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में एक रहेगा हेट्रोसाइक्लिक। हमने जो दूसरी बात थी उसकी वो पढ़ी थी, होमोसाइक्लिक के जितने भी फर्दर पार्ट्स थे वो पढ़े, अब रह जाता है हेट्रोसाइक्लिक जो सेकंड पार्ट है इसका, है ना। तो हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं उनको पढ़ लेते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, नोट कर लेंगे जिस बात को, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एग्जांपल दिया था आपको, पायरोल था उसका, पिरिडीन भी इसका एग्जांपल है, किसका? हेट्रोसाइक्लिक का। दोनों में अगर चेक किया जाए उसमें क्या लगता है कि जो रिंग सिस्टम है, रिंग सिस्टम में से क्या हुआ कि आपका क्या होगा,
वन ऑफ द हेटेरो एटम भी प्रेजेंट होगा। हेटेरो एटम कौन होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है जी, तो इस बात को लिख लीजिएगा मेरे बच्चे। इन दिस कंपाउंड्स, इन दिस कंपाउंड्स द रिंग, ठीक है जी, द रिंग कंटेन्स वन और मोर वन और मोर एटम्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब एक या दो एटम हो सकते हैं किसके, या तो रिंग के अंदर होने चाहिए ये। मैंने ये नहीं कहा कि बाहर होंगे, रिंग के अंदर, वो रिंग का पार्ट होना चाहिए। क्या किसका पार्ट? रिंग का पार्ट, क्लोज जो रिंग है उसका पार्ट होना चाहिए, वहां पे होने चाहिए वो। यानी कहीं बाहर लगे तो उसको आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलोगे, नहीं, बाहर नहीं होने चाहिए, वो रिंग का पार्ट होना चाहिए, ये बात याद रखना। और इन्हीं को बच्चे हेट्रो एटम कहा जाता है, हेट्रो एटम्स कहा जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सल्फर, नाइट्रोजन, कई बार आपका फॉस्फोरस भी हो सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो चलो आगे चलते हैं। हाँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल देखना जरा। मानो ऐसे CH2, 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 ये रिंग सिस्टम है। यहाँ पे आके ऑक्सीजन लग गया एक, यहाँ पे ऑक्सीजन लग गया। मतलब इसको ऐसे भी बनाया जा सकता था, अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाए तो लाइक दिस। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा आपका ऑर्गेनिक में। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, THF। THF इज अ शॉर्ट नेम, पूरा नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। आगे चलते हैं। वो एग्जांपल आपको पता ही था जी, पायरोल मैंने आपको दिया था। पायरोल एग्जांपल था एक इसका, थोड़ी देर पहले हमने किया था उसके बारे में, बहुत बातें की थी। पायरोल भी हो सकती है, जैसे कि CH2, वो भी 5 मेंबर रिंग थी। यहाँ पे डबल बॉन्ड लेना पड़ेगा जी हमें, ठीक है। CH, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया था आपका, ठीक है, और एक H भी था यहाँ पे। यहाँ पे डबल बॉन्ड थे, याद करो, सही है। ये पायरोल थी आपकी, ये कौन थी? पायरोल थी। ठीक है, इसको नोट कर लो मेरे बच्चों। इसको हम कैसे बनाया था, थोड़ी देर पहले बनाया था मैंने इसको, लाइक दिस, ऐसे बनाया था मैंने इसको। पायरोल, पायरोल। नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल प्रीडीन भी हो सकता था इसका, मैं सीधा बना रहा हूँ, अब आपको समझ आ गया होगा कैसे बना रहे हैं इसको। ठीक है, प्रीडीन भी एक एग्जाम्पल हो सकता है किसका? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। एक और हो सकता है फ्यूरेन। मैं यहाँ पे ना, जो आपकी ये डबल बॉन्ड लगा दूंगा, डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये फ्यूरेन बन जाते हैं, मतलब लाइक दिस, ऑक्सीजन वहीं पे है लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए तो ये बनेगा फ्यूरेन, याद रखेंगे। लिख लो मेरे बच्चे जल्दी से। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये क्लासिफिकेशन खत्म होती है, स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, यहाँ पे खत्म होता है ये। अब क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर क्लासिफिकेशन करना। अगर आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ होती है वो समझाता हूँ पहले आपको मैं, ठीक है। इसको नोट कर लो एक बार, मैं रफ कर देता हूँ।
तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, ये बी पार्ट है जिसका, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल, मैं फंक्शनल ग्रुप को सिंपल F/N लिख रहा हूँ जी, फंक्शनल ग्रुप शॉर्टकट लिख रहा हूँ। तो पहले समझना, मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट। वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है उनको हाइड्रोकार्बन का नाम दिया गया था। ये फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। तो हाइड्रोकार्बन को हम कई बार ऐसे RH से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो R है, ये R क्या है बच्चे, आपका कार्बन चेन, ये कार्बन चेन है जी आपकी। याद रखना, इन जनरल आगे मैं कभी भी R यूज कर रहा हूँ, जो R सिंबल यूज किया जाता है ऑर्गेनिक में, ये कार्बन चेन के लिए यूज किया जाता है। कार्बन चेन, ये कार्बन चेन है जी आपकी। कहा गया सर कार्बन चेन तो है, कौन सी कार्बन चेन, ओपन या क्लोज्ड, दोनों में से कोई भी, वो डिपेंड करता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन होगी कार्बन चेन। मैं क्या करता हूं कि जो ये हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन तो बहुत सारे होंगे, मैं किसी हाइड्रोजन को निकाल देता हूँ वहां से, माइनस मतलब निकाल दिया माइनस, तो उसके जगह कोई एक एटम तो आना पड़ेगा ना, क्योंकि बॉन्ड तो 4 बनाते हैं कार्बन। तो मान लेते हैं वहां पे कोई एक नया एटम आया Z, तो क्या बना RZ। अब ये जो Z है ये एक सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। तो सपोज करो मैं इसको मान रहा हूँ ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो कहा गया फंक्शनल ग्रुप क्या चीज है, तो फंक्शनल ग्रुप मेरे बच्चों आपका एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या कहा मैंने, फंक्शनल ग्रुप आपका एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, जो कि क्या करता है, जो कि आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो डिसाइड करता है कौन, ये फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ गया, तो लिखो फिर इसको, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है जी, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब सिंगल भी हो सकता है या 2-3 एटम इकट्ठे हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स present in a molecule, present in a molecule, ठीक है, present in a molecule which gives the chemical characteristics to the compound। याद रखना, which gives the chemical characteristics to the compound, मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। ये बात याद रखना, दैट इज फंक्शनल ग्रुप is responsible for the chemical properties of the compounds। याद रखें, ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, फिजिकल नहीं कहा, पहले ही बोल रहा हूँ, कहीं फिजिकल सोच लो दिमाग में, कहीं कई बार दिमाग खराब होता है ना कि अपनी अपनी तरफ से सोच लेते हैं, हाँ जी फिजिकल लूंगी शायद, नहीं जी नहीं, मेंशन ही नहीं किया फिजिकल, तो मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब रिएक्शन कैसे होती है इनकी, ये रिएक्ट किन किन के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है, तो उनको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज उसमें अलग होगी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब आपके क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो अलग चीजें, उनको वो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड नहीं, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज को। याद रखना है बच्चों, रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो जी अब आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं।
तो एक टेबल बनाइएगा ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे एक शॉर्टकट वे में। टेबल बनाते हैं। तो पहला बनाते हैं जी, इसका पहला पार्ट होगा फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो इसका मतलब आपकी जो क्लास होगी, पहली क्लास इसकी फंक्शनल ग्रुप की क्लास लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे उसका मान लो फंक्शनल ग्रुप क्या है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, या स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल ही लिख लो, ठीक है। क्लास क्या है पहले भी, एल्कीन्स। एल्कीन कौन से, डबल बॉन्डेड कार्बन है जी। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है कौन, तो एल्कीन्स उस क्लास को कहा जाता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड रहती है, ठीक है। जो वो मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड होगी दे आर कॉल्ड एल्कीन्स, ठीक है जी। या बोल सिंपल डबल बॉन्डेड कार्बन्स, ठीक है। फिर होता है बच्चे आपकी एल्काइंस। एल्काइंस उनको बोलते हैं जिनमें कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है, इसका स्ट्रक्चर होगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अरीन्स। अब ये जो अरीन क्लास है ये किसकी है, कहा गया अरीन्स उनको कहा जाता है जब कार्बन एक रिंग स्ट्रक्चर में लगे हो, लेकिन वो रिंग किसकी हो, 6 मेंबर्ड रिंग हो, कार्बन की 6 मेंबर्ड रिंग हो, और आपके अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगे, उस क्लास को कहा जाएगा आपका क्या, अरीन्स। समझ में आ गई जी। मतलब वो भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा आपका। मतलब ये कह रहा है, थोड़ी देर पहले हम इसको पढ़कर आए हैं जी, कोई बताएगा ये क्या है, इसका बेसिक सबसे पहला मेंबर, बेसिक मेंबर कौन है अरीन का, वो बेंजीन ही है, ठीक है। इसको लिखो, इनको बोला जाता है अरीन। बच्चे अगर ऐसा होगा तो ये क्लास में आते हैं जिनको अरीन्स कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको नोट कर लो एक बार सबके सब। फिर मैं सेकंड क्लासिफिकेशन में जाता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप सेकंड पार्ट होगा बच्चे इसमें। फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन, कार्बन होगी जरूर वहां पे, विद कार्बन बॉन्डेड टू अदर एटम्स, कार्बन बॉन्डेड टू अदर एटम्स, अदर एटम्स। कौन कौन से एटम, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। अगेन हमें एक कॉलम बनाने पड़ेंगे बच्चे, क्लास क्या है उसकी, फिर मान लो स्ट्रक्चर क्या है, और फिर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं ना, उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। पहली क्लास क्या होती है बच्चे, अल्काइल हलाइड्स। अल्काइल हलाइड्स, देखो अल्काइल का मतलब होता है कार्बन चेन। अल्काइल का मतलब आपका सर कौन सी चेन, कार्बन चेन कौन सी, डबल या आपकी सॉरी सिंगल चेन, मतलब ओपन चेन होगी कि आपकी रिंग सिस्टम होगा। भैया जब अल्काइल वर्ड आता है ना, अल्काइल अल्काइल, तो याद रखना ये ओपन चेन है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है देखना, कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा जी, हलाइड। हलाइड का मतलब हेलोजन, हलाइड का मतलब हेलोजन, तो मतलब कार्बन को हेलोजन मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। बाकी फर्दर कहीं लगी होगी, बाकी और बॉन्ड बनाए होंगे, कार्बन चेन फर्दर जाती रहेगी, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो फंक्शन क्या हुआ जी, हेलोजन। कौन हुआ, हेलोजन। दोबारा बोलता हूँ,
अल्काइल का मतलब क्या है? कार्बन चेन कौन सी? ओपन कार्बन चेन, क्लोज नहीं। हलाइड का मतलब हेलोजेंस, कौन कौन सी जी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जब कार्बन के साथ अटैच्ड होते हैं उस क्लास को कहा जाता है अल्काइल हलाइड। और फंक्शनल ग्रुप खुद कौन होता है? आपके हेलोजेंस होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जी, एल्कोहल्स। सबको पता होगा एल्कोहल्स क्या होते हैं। एल्कोहल्स में क्या होता है, जो कार्बन है बॉन्डेड टू दी OH ग्रुप, ठीक है, इसको हम बोलते हैं OH ग्रुप, यहाँ पे होगा, इनको एल्कोहल्स कह दिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ईथर। ईथर्स में क्या होता है कि कार्बन जो है, कार्बन चेन जो ऑक्सीजन है वो एक तरह का बीच में ब्रिज बन जाता है। एक कार्बन चेन उस तरफ होगी ऑक्सीजन के, एक इस तरफ होगी, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है वो एक तरह का ब्रिज बन जाता है इनके बीच में, ठीक है जी, याद रखिएगा, इनको बोलते हैं ईथर्स। तो फंक्शनल कौन हुआ? ओ, ये वाला ओ हुआ, ठीक है जी, नोट कर लें बात को। फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया। अब मैं यहीं से आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा मेरे बच्चों? नेक्स्ट हम बोलते हैं अमीन्स। क्या बोलते हैं? अमीन्स। अमीन्स में क्या होता है, कार्बन इज बॉन्डेड टू NH2 ग्रुप, NH2 लगा होता है, तो NH2 ही क्या होगा यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा NH2, याद रखेंगे। इनका नाम है अमीन्स। क्या नाम है इनका? अमीन्स, याद रखेंगे, अमीन्स कहा जाता है इनको। उसके बाद कार्बन इज बॉन्डेड टू, देखो एल्कोहल्स का ही एक एग्जांपल है, यहां से मैं ऑक्सीजन हटा दूं और यहाँ पे सल्फर लगा दूं, कार्बन इज बॉन्डेड टू SH, OH को नहीं SH, तो उनको क्या, देखो एल्कोहल साइज को क्या कहा जाएगा फिर? थायोल्स। क्या कहा जाएगा? थायोल्स। ये जो थायोस शब्द है बच्चे, ये सल्फर के यूज होता है थायो शब्द, याद रखेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन कौन हुआ? SH हुआ, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ये खत्म हो जाएगा, इसको नोट कर लो एक बार, नोट कर लिया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब वो फंक्शनल ग्रुप होंगे जिनमें क्या होता है, आपका कार्बन बॉन्डेड टू दी ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप। ये थर्ड होगा आपका, एक और थर्ड फंक्शनल ग्रुप in which carbon is bonded to oxygen, is bonded to oxygen by double bond। तो कहने का मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर होगा, ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड O के साथ लगी होगी, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और जो दो आपके बाकी के बॉन्ड होंगे कार्बन के वो किसी और के साथ बनेंगे। तो मतलब मेन जो चीज़ है इनमें ये C डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है जी। तो पढ़ते हैं इसको आगे, देखिएगा। पहली क्लास क्या होती है? एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स में क्या होता है स्ट्रक्चर? मैंने कहा ये तो होगा ही होगा, मतलब C डबल बॉन्ड हो, ये होगा जरूर। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो इस तरफ है, कोई एक तरफ ले लो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा, कहा गया सर इस तरफ क्या हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है इस तरफ द्वारा से, या कार्बन चेन होगी। जरा बोलता हूँ, अगर मैं कहूँ कि R हो जाए, यहाँ पे R रख के, अब जो ये R है ये एक H भी हो सकता है और कार्बन चेन भी हो सकती है इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स। मतलब ये ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, ये ग्रुप हमेशा रहेगा यहाँ पे। अगर ऐसी आपको कभी चीज़ दिखे C डबल बॉन्ड OH, तो ये एल्डिहाइड क्लास में है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? C डबल बॉन्ड H ही हुआ। इसको लिखने का तरीका दूसरा भी CHO, ऐसे लिखा जाता है कहीं पर CHO, याद रखेंगे। कीटोन्स, नेक्स्ट है बच्चे कीटोन्स। कीटोन्स में क्या होते हैं? C डबल बॉन्ड होगा जरूर, हमने पहले ही कहा यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड।
इस तरफ भी आपकी कार्बन चेन और इस तरफ भी कार्बन चेन। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो अब ये आर है, ये आर एच नहीं हो सकता कोई भी। यहाँ पे जो आर था में एच भी हो सकता था और कार्बन चेन भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे जो ये आर है ये कार्बन चेन ही होंगे, जो मर्जी कर लो, एच नहीं हो सकते। बोथ कार्बन चेन, बोथ क्या होंगी, सी चेन होगी, कार्बन चेन होगी, मस्ट है ये बात। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप OH है वो सी डबल बॉन्ड ओ ही हो जाता है कीटोन का। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसमें सी डबल बॉन्ड ओ तो होगा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, लेकिन एक तरफ OH होगा, मतलब ये वाला OH होगा जो इस तरफ हो सकता है, इट मे बी हाइड्रोजन और मे बी कार्बन चेन, मतलब ये ग्रुप प्रेजेंट होना जरूरी है। तो इस ग्रुप को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप, दैट इज COOH एंड इज नॉन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। चलो जी आगे चलते हैं, इनको नोट कर ले मेरे बच्चों जल्दी से, कर लिया होगा। चलो जी आगे, आप पॉज करके भी कर लिया करो, ठीक है। और याद रखना ये आपको जब आप चैनल पे जाते हैं तो चैनल पे क्या होता है कि आपको वहाँ पे होम पेज पे सब वीडियोस मिक्सिंग में मिलती हैं, है ना, मिक्स मिलती हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं अलग से। प्लेलिस्ट में मैंने अलग अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, फिजिकल केमिस्ट्री की अलग से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अलग से है, और ऑर्गेनिक की अलग से बनाऊंगा वहाँ पे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना होम पेज पे, ठीक है, प्लेलिस्ट में चले जाएगा। चलो जी आगे चलते हैं, ये रफ कर देता हूँ मैं। तो चलो आओ, नेक्स्ट है बच्चे एस्टर। एस्टर पहले हमने ईथर पढ़ा था, यार कंफ्यूज नहीं होना, वो ईथर था, ये एस्टर है। एस्टर में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे आपका ओ आर आ जाएगा, कौन आ जाएगा, ओ आर। यहाँ पे कहा गया जो आर आपकी कार्बन चेन है अगेन, और यहाँ पे आपका इस तरफ भी कार्बन चेन होगी, लेट्स से आर डैश मान लेते हैं कोई, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, COR, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ। इसको लिखने का तरीका कई बार COOR होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका वो है एसिड हलाइड्स, एसिड हलाइड्स। एसिड हलाइड का देखो नाम से बचा, एसिड हलाइड का मतलब क्या होगा, हेलोजन, नाम से याद रखना, एसिड हलाइड मतलब एसिड को COH को बोलते हैं ऑर्गेनिक में ज़्यादातर एसिड, तो एसिड का COH होगा, लेकिन OH की जगह क्या लग जाएगा आके, आपका कोई हेलोजन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, कोई हेलोजन, मतलब सी डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे OH लगा होता है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, कोई हेलोजन, हलाइड को X लगा देंगे, इधर कार्बन चेन होगी आपकी। तो फंक्शन क्या हुआ, सी डबल बॉन्ड OX, या लिखा जाता है COX, जैसे COCl हुआ, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो वो एसिड क्लोराइड हो जाएगा एग्जाम्पल के टाइप पे, है ना। यहाँ पे X क्या है, हेलोजन है बच्चे, अपना X क्या है यहाँ पे, हेलोजन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बच्चे अमाइड्स। अमाइड्स में क्या होते हैं, अमाइड में सी डबल बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ पे ग्रुप होगा NH2, और यहाँ पे इस तरफ R होगा, कार्बन चेन। तो अमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, ये हुआ फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, CONH2, मतलब सी डबल बॉन्ड हो NH2, लिखने का तरीका क्या हो सकता है, CONH2। तो ये अमाइड हो गया बच्चे, याद रखें ये अमाइड था, पहले अमीन थी, वो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच कौन था, NH2, यहाँ पे कौन है, CONH2, ध्यान रखेंगे, फर्क ध्यान रखेंगे दोनों में। नेक्स्ट है बच्चे नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स किसको किसको कहा जाता है, जब C इज ट्रिपली बॉन्डेड टू द नाइट्रोजन, और यहाँ पे आपका कोई कार्बन चेन अलग से जाएगी, तो फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, CN, C ट्रिपल बॉन्ड N आपका क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप इन केस ऑफ नाइट्राइल्स, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है जी।
नाइट्राइल्स के बाद सल्फिनिक एसिड भी आता है बच्चे आपका, इसको नोट कर लो, मैं आगे लिख रहा हूँ। सल्फिनिक एसिड, देखो सल्फिनिक एसिड में क्या होगा, सल्फिनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड नहीं लिख रहा जी, कहीं सल्फोनिक, सल्फिनिक है, कहीं सर, कहीं की सर गलत बोल रहे हैं, नहीं गलती, सल्फिनिक है, सल्फोनिक नहीं है। तो सल्फिनिक में क्या होगा, देखो स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, लेकिन आपको पता है कि जैसे सल्फोनिक में लगता है आपका सल्फर, तो यहाँ पे भी सल्फर लग जाता है, किसकी जगह, आपकी कार्बन की जगह, यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड ओ हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे डबल बॉन्ड ओ, साथ में जो ये आर है ये एच में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, ये होता है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप एस ओ एच हुआ, एस ओ ओ एच, एस ओ ओ एच, याद रखेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, इसको बोलते हैं सल्फिनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थायो ईथर। थायो ईथर, ये अलग क्लास बनेगी आपकी अब। थायो ईथर में क्या होता है, देखो थायो का मतलब सल्फर था, है ना, थायो ईथर, ईथर हमने पढ़ा था, ईथर में क्या होता है कि ऑक्सीजन के इस तरफ भी कार्बन चेन, इस तरफ भी कार्बन चेन, तो अगर थायो ईथर बोलते सल्फर के इस तरफ भी कार्बन चेन और इस तरफ भी कार्बन चेन, तो ये थायो ईथर हो जाएगा, सिंपल है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना मेरे बच्चों, चलो आगे चलते हैं। आगे नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं बच्चे आपके, नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं, यहाँ पे नाइट्रो का मतलब है NO2, पर मतलब कार्बन चेन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू दी NO2 ग्रुप, तो इसको बोलते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। तो इसका नाइट्रो कंपाउंड का फंक्शन कौन हुआ, NO2 हुआ, याद रख लेना मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात और बता के जाता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है, खुद नोट में लिख लेना, नोट में लिख लेना खुद पे खुद। जैसे ही मान लो कि यहाँ पे तो एक ही फंक्शन प्रेजेंट हो सकता है, कई कंपाउंड्स में क्या होता है कि मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, मतलब हो सकता है वहां पे COOH भी हो, साथ में OH भी हो, या NO2 भी हो साथ में। तो उस टाइम पे कहा गया, क्या होता है कि आपका जो एक फंक्शनल ग्रुप है वो दूसरे फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है, मतलब अफेक्ट हो सकती हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आपकी वो अफेक्ट कर सकता है बाय द प्रेजेंस ऑफ सम अदर ग्रुप। ठीक है, अगर कोई वहां पे फंक्शनल ग्रुप पड़ा है, दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो वो क्या कर सकते हैं, अब एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर सकते हैं, ये बात भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे बच्चों, ये आपने लिख लिया यहाँ पे, इसको आराम से लिख लेना। और याद रखना NO2 का स्ट्रक्चर, कई बच्चों को कहीं दिक्कत होती है, NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जी, डबल बॉन्ड यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एज अ होल ये न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, तो उसको हम लिखेंगे NO2 ऐसे ही, कोई चार्ज शो नहीं होगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता होगा आपको, क्या नहीं पता तो टेंशन मत लीजिए, टाइम आएगा जब मैं कराऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको। तो ये था मेरे बच्चों यहाँ से। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरे बच्चों में, वो होगा होमोलोगस सीरीज के ऊपर, क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर और ज़्यादा। ठीक है, मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाई, नॉमेनक्लेचर आएगा आपका, नॉमेनक्लेचर का मतलब नामकरण करना, जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ेंगे, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनका नाम भी तो रखना है हमने, कि नाम क्या होगा अलग अलग कंपाउंड्स का, उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आप सबको पता है नॉमिन कितने नाम होते हैं, हर, जैसे मैं हूँ या आप हैं, तो आपका एक दो नाम होते हैं ना, घर पे नाम होते हैं, और एक कहाँ पे होता है, जो आपका पक्का नाम बोलते हैं, पक्का नाम, कच्चा नाम, तो वो भी होंगे आपके। ठीक है, तो ऐसे ही जो कंपाउंड्स होते हैं उनका एक कच्चा नाम भी होता है और एक पक्का नाम होता है। पक्का नाम मतलब जो सब लेते हैं, कच्चा नाम वही है जो घर वाले लेते हैं ना, या दोस्त लेते हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मेरे बच्चों, बाय बाय।